हाय, दिस इज सी सेट क्लास नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ और साथ ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे। ये क्लास है विद इन दिस कोर्स प्रीलिम्स 2022 सी सेट क्रैश कोर्स। ये कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन इट। वेबसाइट एड्रेस है दिस, यहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। फी इज ओनली 1111। इस कोर्स में हम बेसिक न्यूमरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डीआई, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस सेट्स। ये जो सेक्शन है ना, लेट अस गो इजी। ये जो चीज है ना, ये फाउंडेशन है। इसको वन बाय वन अपन देखते हैं। होमवर्क आप साइमल्टेनियसली करते जाओ। ये चीजें जो है ना, ये फाउंडेशन है, बेसिक्स हैं, ये मैथ्स है। ये चीज अगर अपना अच्छे से हो गया, बाकी चीजों में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे इसमें 20-21 चैप्टर्स हैं, लेट अस गो इजी वन बाय वन। वंस हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, स्पीड अप करना बहुत इजी होगा। अवर टारगेट इज कि मार्च और अप्रैल में, इन 2 महीनों में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, दीज ऑल थिंग्स। जो मई का मंथ होगा, मई के मंथ में अपन ये सॉल्व्ड पेपर्स देंगे वन बाय वन, पूरा फुल लेंथ टेस्ट। इससे अपनी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी मई के मंथ में, और 5 जून को आपका एग्जाम है। तो 66 प्लस मार्क्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जस्ट बी रेगुलर। इस 30 मिनट सेशन को बस हमें अच्छे से अटेंड करना है, दैट्स ऑल। ओके, आज जैसे अपन एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी नंबर है एन। अब रिवीजन जरूरी है बिकॉज पहले हमने पढ़ लिया है नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, लाइक दैट। तो कोई भी नंबर है, अलजेब्रा का भी बेसिक इक्वेशंस हमने देख लिया है। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको अपन लिख सकते हैं जैसे कोई भी वेरिएबल x है, उसके पावर a, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल x के पावर 5 है, लाइक दैट। y पावर b, z पावर c, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। एक्स वाई जेड जो होगा वो प्राइम फैक्टर्स होगा। अब प्राइम नंबर्स हमें पता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली हम सीख रहे हैं, जो आगे यूज करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां ए बी सी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स वाई जेड कोई भी प्राइम फैक्टर्स है। तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस। ये एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन मेथड है, जो आगे एचसीएफ एलसीएम में यूज होगा, उसका फाउंडेशन है ये, इस टाइप का एक्सप्रेशन। तो ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, लाइक दैट। और ए बी सी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे 3 पावर 4 है या फिर 5 पावर 3 है, लाइक दैट। तो ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। किसी भी नंबर को फैक्टराइज्ड कर सकते हैं प्राइम नंबर पे, देन दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। जैसे 7 to 9 एक नंबर लिया, 7 to 9 को फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स निकालते हैं अपन। पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 3 3 3 3। तो देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और इतने टाइम्स 7 to 9 में, 7 to 9 बेसिकली क्या होता है? 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, 81 into 3 देन 3। तो दैट इज 7 to 9। तो ये जो कहलाएगा, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है और इसके पावर पॉजिटिव इंटीजर, वो वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, 3 पावर 6। तो 7 to 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 6। ओके, सिमिलरली 120 करते हैं। हमेशा जब भी फैक्टराइजेशन करना है ना, तो लोवेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना चाहिए। 1 नहीं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से 120 को डिवाइड करो, 60 आया। एक बार 2 से और डिवाइड हो जाएगा 60, 30 आया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 आया। मतलब 3 बार तो 2 हो गए। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3। 3 से डिवाइड करो तो क्या हुआ? 5 बचा। एक बार तो 3 से हो गया, अब ये 3 से भी नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। 2 पावर 3, 3 पावर 1, 5 पावर 1। तो व्हाट आर दीज? दीज आर इक्वेशंस जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का फाइंड करते हैं। कंपोजिट एक्स वाई जेड क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स। ए बी सी ऊपर क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 1 1, जो भी जितने टाइम्स वो डिविजिबल हो रहा है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बस ये हमने कर लिया। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। नंबर x जो है कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय अ नंबर n इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ n। अब लैंग्वेज है, जैसे हर सब्जेक्ट का कोई लैंग्वेज होता है ना, ज्योग्राफी का, तो ये मैथ्स का लैंग्वेज है।
हमने बोला मल्टीपल्स ऑफ n क्या है, तो जैसे 5 के मल्टीपल्स बताओ, तो मतलब 5 का टेबल बता दो, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये मल्टीपल्स है। 10 2 बार गया, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, तो दीज आर मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स। Common multiple of two number is a number which is exactly divisible by each of the given number. तो एक कॉमन मल्टीपल क्या होगा किसी दो नंबर का जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ईच ऑफ द गिवन नंबर। जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 6 है। अब आप एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल हो, मतलब 2 भी उसको डिवाइड कर पाए, डिवाइड मतलब 0 आए रिमाइंडर, 3 भी उसको डिवाइड कर पाए, 5 भी डिवाइड कर पाए और 6 भी डिवाइड कर पाए। तो थिंक जो भी नंबर होगा वो 6 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो 6, 12, 18, 24, 30 इसका सीक्वेंस चलेगा। अब देखो जैसे 30 नंबर आता है, 30 नंबर आता है, 30 2 से भी डिविजिबल है 15, 30 3 से भी डिविजिबल है 10, 30 5 से भी डिविजिबल है, कितने बार जाएगा 6 टाइम्स, और 35 6 से भी डिविजिबल है 5 टाइम्स। तो 30 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5 एंड 6। ये बहुत यूटिलाइज होगा आगे कॉमन मल्टीपल जब भी हमें गिवन नंबर सेट्स का फाइंड करना है। अब बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। जैसे ये 30 है तो ऐसे तो 61 भी एक नंबर है, वो भी 2, 3, 5, 6 से डिविजिबल है, 120 भी एक नंबर है, बट हमें अगर लीस्ट फाइंड करना है तो लीस्ट आएगा केवल 30। तो क्या मतलब निकला, मल्टीपल का मीनिंग समझ में आ गया हमें। मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, 15 ऐसे मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मीनिंग समझ में आ गया हमें। कॉमन मतलब इन सारे नंबर का एक कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। 2 की टेबल चलाओ, 3 की चलाओ, 5 की चलाओ, 6 की चलाओ, जो कन्वर्जेंस आ गया वो कॉमन मल्टीपल है। तो जैसे 30 2 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी है, 5 की भी है, 6 भी है। तो हमें मल्टीपल का मीनिंग समझ में आ गया, हमें कॉमन का मीनिंग समझ में आ गया, और अब हमने लीस्ट भी निकाल लिया कि जैसे 30 पहली दफा आ रहा है, इसके बाद 60 आएगा, फिर से 120 आएगा, लाइक दैट। तो इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। वेरी सिंपल। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट कम से कम, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम, 2, 3, 5 एंड 6। तो ये हो गया LCM। अब जैसे 2, 3, 7 है, 2 का मल्टीपल टेबल चलाओ, 2, 4 है ना, 4, 6, 8 इस टाइप। 3 का चलाओ, 3, 9, 3, 6, 9, 12 लाइक दैट। 7 का चलाओ, 7 जो बड़ा है ना इसको पहले यूज करना चाहिए। तो 7 हुआ, 14 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, 35 हुआ, 42। 42 आते ही देखो वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल 42। ओके, अब सवाल करते हैं, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं होते हैं, मैथ्स में सब एप्लीकेशन होता है। अगर अपन थ्योरी देखें ना तो ये पूरा थ्योरी मैथ्स का ना 1 घंटे का भी नहीं है, बट अगर एप्लीकेशन देखें तो वो उसमें टाइम लगता है, बिकॉज उसी से फिर रिफाइनमेंट आता है, प्रैक्टिस आती है, एक्यूरेसी आती है। ओके, एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 क्या होगा, वेरी सिंपल। अब देखो ये तो एक तरीका है कि 15 का मल्टीपल चला दो, 15, 30, 45, 60, 75, 90 इस टाइप से। हिट एंड ट्रायल है, और जो भी होगा वो इसी का मल्टीपल ही आएगा। एलसीएम है तो सी इस टाइप से, तो 100 तो आना नहीं था, है ना, इस टाइप से। दूसरा होता है मेथड के थ्रू। चलो तो अपन पहले मेथड भी सीख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 8 करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 पावर 3। फैक्टर्स ऑफ 12 करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। 15 करो, 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। पावर मतलब ये कितने बार आया, 2 बार आया तो पावर 2, 2 3 बार आया तो पावर 3। ओके, अब ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का किया, 12 का किया, 15 का किया। अब हमें बताना है एलसीएम। तो ये जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें एक तो 2 तो आएगा ही, 3 तो आएगा ही, 5 तो आएगा ही। जो एक बार तो सारे लिखने हैं, एक बार 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। जो भी नए डिजिट्स है ना वो एक बार तो लिखना ही है, 2, 3, 5। अब इसमें जो 2 की मैक्सिमम पावर आई थी वो लिखेंगे। यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 3 आई थी तो 3 लिख दो। 3 की मैक्सिमम पावर कहाँ आई, यहाँ 1 आई, 1 लिख दो। 5 की मैक्सिमम पावर 1 आई, तो ये जो नंबर हुआ वो कहलाएगा एलसीएम। सिंपल। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको लिख लो यहाँ पे। फिर उनकी पावर जो होगी वो जो मैक्सिमम आया है ना वो पावर यहाँ लिखना है। जैसे 3 हुआ, यहाँ यहाँ तो 2 था तो इसको नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
3 का मैक्सिमम 1 आया, 5 का मैक्सिमम 1 आया, तो 120 इज द आंसर। एलसीएम हो गया 120। ओके, अब जैसे 3 है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देयर आर 3 स्प्रिंग्स S1 S2 S3, उनको स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेच किया, ईच स्प्रिंग इज 100% इलास्टिक, कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एवरी टाइम आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। तो स्ट्रेच करने के बाद वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। S1 को लगता है 72 सेकेंड, S2 S3 ओरिजिनल में आती है 84 और 96 सेकेंड। अब आप बताओ, व्हेन विल दे कम बैक टुगेदर फॉर द सेकेंड टाइम। टुगेदर लिखा हुआ है, मतलब टुगेदर मतलब इन सब का जो मल्टीपल चल रहा है 72 का, 84 का, 96 का, तो सबसे पहले टुगेदर तब आएगा जब इसका पहला एलसीएम निकालेंगे अपन। तो सेकेंड टाइम पूछा है तो एलसीएम निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, बिकॉज उसी इंटरवल में वो रिपीट होगा, है ना। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 72, 84, 96 क्या होगा? सिंपल तरीका है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 क्यूब 3 स्क्वायर। फैक्टराइजेशन बड़ा इजी है। 72 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करो, 36 आया, तो एक बार 2 हो गया। फिर डिवाइड करो, 18 आया, फिर एक बार 2 हो गया। फिर डिवाइड करो, 9 आया, फिर एक बार 2 हो गया। अब तो 2 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब 3 लेना पड़ेगा, फिर अब 3 लिख दो। फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर 72 हो गया। 84 में 2 स्क्वायर 3171, 96 में 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। तो ये हो गए एलसीएम के, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? 2 का मैक्सिमम पावर कितना गया? 5, तो इधर पावर 5 लिख दो। 3 का मैक्सिमम पावर कितना गया? 2। 7 का मैक्सिमम कितना गया? 1। और प्राइम फैक्टर 3 ही थे यहाँ पे, एक तो 2 था, एक 3 था और एक 5, एक 7 था। तो 2 3 7 और मैक्सिमम पावर 5, 2 एंड 1। सो आंसर इज 2016। अब यहाँ 2016 लिखा होता तो स्टूडेंट तुरंत उसे मार्क कर देगा, पर जैसे मेंस आंसर राइटिंग में देखते हैं पूरा सवाल पढ़ना है। सेकंड टाइम पूछा गया है यहाँ पे, सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ, सेकंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, 4032, 60 से। अब ये सेकंड्स है, तो 60 सेकंड्स में 1 मिनट होता है, तो 4032 सेकंड्स में कितना होगा? डिवाइडेड बाय 60। अब कल ही हमने पढ़ा था फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे ये हुआ 67 1/5, ये कैसे लिखा? 4032 को अपन ने 60 से डिवाइड किया, पहले 60 इंटू 6 टाइम्स किया, तो ये जैसे 360 आ गया, है ना। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? से 43, फिर 432 बचा। फिर 60 को अपन ने कितने 7 टाइम्स किया, है ना, तो 420 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा? से 1। तो इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फैक्टर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, 67 1/5 मिनट में। ओके, तो ये 4032 मिनट है, डिवाइडेड बाय 60 किया, तो 67 आवर्स 1/5 मिनट। ओके, एक और ऐसा तरीका भी है, जैसे इसको ऐसे देखते हैं। जैसे 4032 था, है ना, डिवाइडेड बाय 60 किया। 4032 डिवाइडेड बाय 60 किया, पहले 6 टाइम्स गया, 360, 43 रिमाइंडर। फिर ये जो 2 था इसको नीचे ऐसे लिखते हैं, 432 आया। 60 को 7 टाइम्स किया, 420 हुआ, रिमाइंडर 12 बचा। अब पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो अपन डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट फ्रैक्शन में देखेंगे। पॉइंट लगाया और एक जीरो और लिख दिया फिर यहाँ पे। अब 16 टू 2 किया, 120। तो दिस इज इक्वल टू 67.2 आवर, 67.2 आवर। अब 0.2 मतलब क्या होता है? 0.2 मतलब होता है 2/2 0.2 मतलब 2/10, है ना, दैट इज 1/5। तो ये हो गया 67 1/5 मिनट। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज 67 और 1/67 1/5 मिनट। ये सेकेंड्स था और ये मिनट था। ओके, 67 1/5 मिनट। ऑल राइट, अब जो नेक्स्ट है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। 3 बेल्स रिंग हो रही है इंटरवल ऑफ 9 12 एंड 15 मिनट। 9 12 एंड 15, all the three begin to ring at 8 a.m. At what time will they ring together again? सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। 9 को 3 स्क्वायर, 12 को 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5। एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 3 आवर्स। तो पहला 8 था, अब अगले 3 घंटे बाद फिर से वो टुगेदर होगा। तो पहले 8 था, 8 + 3 11, तो राइट आंसर इज 11 है। सिंपल। अब 3 रनर्स हैं, रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ऐसे सर्कुलर ट्रैक में वो रन कर रहे हैं।
पहला जो 1 रिवॉल्यूशन 2 4 5.5 घंटे में वो कर रहे हैं, 2 4 5.5 आवर्स में। इस टाइप से वो तीनों रनर का डिफरेंट स्पीड है। When will they meet at starting point again? Again इनका LCM निकालो, 2 4 एंड 5.5 LCM निकालेंगे। LCM is coming to say 44 आवर, 44H, ये 5.5H है, तो दिस इज से 44। ओके, 2 4 एंड 5.5 का LCM आया 44। तो अब ये LCM आया तो वो मिलेंगे से आफ्टर 44H, तो दिस इज द आंसर, सिंपल। तो एक तरीका ये होता है पूछने का कि बेल्स का इंटरवल दे दिया, एक तरीका ये होता है ऐसे सर्कल में दौड़ रहे हैं, इंटरवल में कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, सब में LCM निकालना है। A person start walking together and their steps measure 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब ये एक और तरीका है, 2011 में आया था, 40 सेंटीमीटर, 42 40 डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स का साइज है। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? LCM निकालो 40 42 45 का, सिंपल सा तरीका है, LCM निकाला, दिस इज 2520 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर और ये 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो द आंसर इज 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, वेरी इजी। सो अब अपन आते हैं HCF में। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर मतलब वो ऐसा फैक्टर है जो उसको डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल नहीं है, अब की बार डिवाइड है। जैसे 2 10 18, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 10 को भी डिवाइड करेगा और 2 18 को भी डिवाइड करेगा, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। जैसे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 10 एंड 18। अब अपन को देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले अपन ने फैक्टर निकाला, 10 के सारे फैक्टर निकालो, एक हुआ 2, दूसरा हुआ 5, ये फैक्टर है। फिर अपन ने कॉमन फैक्टर निकाले, 2 10 18 में कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 आया, 2 क्योंकि इधर भी था, 2 इधर भी था। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, सिंपल, जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF 2 or more number का is the greatest number which divides each of them exactly. For example, HCF of 18 and 24 is 6. तो देखो यहाँ पे जैसे 18 है, 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ओके, अब देखो यहाँ पे तरीका वही है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले अपने को। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं? एक तो 2 हो रहा है, दूसरा 3 हो रहा है, इसके अलावा तो कोई और प्राइम नंबर यहाँ नहीं है, तो पहले दोनों को लिख दो। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 कितने बार मैक्सिमम? इधर एक ही आ रहा है, इधर एक कॉमन आ रहा है और इधर 3 एक आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 2 आ रहा है बट अपन 2 नहीं देखेंगे, इस बार अपन 1 ही देखेंगे, 1। तो HCF हो गया इसका 6। जैसे 63 है, इसको 3 स्क्वायर इंटू 7 लिख दो, 81 को लिख दो 3 टू द पावर 4, बट यहाँ 7 तो आ नहीं रहा है, तो 7 को डिस्कार्ड कर देंगे अपन। यहाँ 3 स्क्वायर है, 3 पावर 4 है, अब 3 लिखना है बिकॉज 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे 3 का जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम नहीं लेंगे एलसीएम जैसा, यहाँ पे 3 का मिनिमम 2, 3 2 इधर भी आ गया, 3 2 3 2 इधर भी आ गया, सो HCF हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज 9। मिनिमम हमें देखना है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 स्क्वायर इधर भी छुपा हुआ है, 3 स्क्वायर इधर भी छुपा हुआ है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 टू द पावर 4 नहीं होगा, यहाँ 3 टू द पावर 4 नहीं आ रहा, इधर 7 नहीं आ रहा, सो ये होता है HCF। ओके, HCF ऑफ 2 नंबर अगर गिवन हैज A है, देन 2 नंबर्स कैन बी अज्यूम AX एंड AY। X एंड Y आर द नॉन कॉमन फैक्टर्स। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, HCF दिया हुआ है मतलब वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है, तो आगे वाले नंबर अपन अज्यूम कर सकते हैं AX AY लाइक दैट, अगर अपन को अज्यूम करना है नेक्स्ट नंबर्स। इसको एप्लीकेशन में आगे देखते हैं। A और B 2 नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। जैसे कई बार सवाल आते हैं, जैसे ये सवाल है, LCM ऑफ 2 नंबर 936 दिया है, HCF दिया है 4 और वन ऑफ द नंबर इज 72। तो आप बताओ दूसरा नंबर क्या है? फॉर्मूला याद रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर है जिनका LCM और HCF है। तो ये 936 LCM था, HCF 4 था, पहला नंबर 72 था, दूसरा नंबर X था।
सॉल्व इट, x लिखना है, 72 नीचे जाएगा, इधर 72, सो दिस इज 52। तो ये फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, याद रखना है। अब इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज दिस, देन द सम ऑफ द नंबर कितना होगा। अब देखो रेशियो दिया हुआ है, अज्यूम करते हैं 2x और 3x दो नंबर हो गए। सेकेंड कंडीशन क्या दिया, मैथ्स को ना रीड करते जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। नंबर रेशियो 2:3 है, 2x 3x नंबर आ गए, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF LCM इतना है। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है प्रोडक्ट HCF LCM का, तो 2x 3x दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर हुआ, और HCF LCM का नंबर ये दिया हुआ है 33750, प्रोडक्ट दिस, तो x स्क्वायर दिस, तो x इज इक्वल टू 75, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब नंबर्स कौन से आ गए, 2 इंटू 75, बिकॉज यहां हमने 2x अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू 75 150 और 3x इतना हो गया। अब ये दो नंबर आ गए, अब लास्ट में क्या पूछा है, सम ऑफ द नंबर, तो सम ऑफ द नंबर दोनों एडिशन 375, सिंपल। तो रेशियो दिया था, अज्यूम किया, प्रोडक्ट से अपन ने ये बताया, x की वैल्यू फाइंड की, नंबर्स फाइंड किए, दोनों को एडिशन बता दिया, सिंपल। तो लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए बी एंड सी इज द एलसीएम ऑफ ए बी सी। अभी हमने देखा बेल्स के इक्वेशंस में वगैरह, सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल होगा ए से भी, बी से भी, सी से भी, तो वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ए बी सी इज द एचसीएफ ऑफ ए बी सी। बस ये दो लाइन याद रखना है, एलसीएम ऑफ एबीसी लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली ये नंबर उसको डिवाइड करेंगे। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ओके, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। सो ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम आगे के बड़े नंबर आ रहे हैं, एचसीएफ छोटा आ रहा है, तो एचसीएफ जो है वो फैक्टर होगा एलसीएम का। कई बार हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, वो कैसे होता है, एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो भी निकालना है ना, न्यूमरेटर में वो लगेगा, डिनोमिनेटर में उल्टा लगेगा। एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालो, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बस यही याद रखना है, जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर में लगेगा, एलसीएम न्यूमरेटर में लगेगा। ओके, अब जैसे ये नंबर है 14/33, 42/55, 21/22, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो पहले जो न्यूमरेटर है इन तीन नंबर का एचसीएफ निकाल लो, 7 आ गया। एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, तो ये आ गया 330। सिमिलरली एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो यहाँ लिखा है, और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट एचसीएफ 42/11। ओके, अब कई बार ऐसा सवाल आता है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस 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 लीविंग रिमाइंडर 2 3 4 क्या होगा। इस सवाल में क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इसको 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 डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर आएगा 2 3 4। तो इससे पहले दो रिमाइंडर आ रहा है तो दो सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो नंबर आ जाएगा जो डिवाइड हो रहा था। 4185 में रिमाइंडर 3 बच रहा है, 4227 में रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो हम ये सबट्रैक्ट कर देते हैं नंबर इन तीनों डिजिट से। 4061 में रिमाइंडर 2 था, मतलब नंबर से 4059 हुआ, इसमें रिमाइंडर 3 था, नंबर से 4182 हुआ, इसमें रिमाइंडर 4 बचा तो नंबर ये हुआ। अब बस इनका एचसीएफ निकाल लो, वो 41 है, दैट इज द आंसर। तो देखो 41 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 41 से 405 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। जब भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस दिस, रिमाइंडर 2 3 4, तो सबसे पहले इन नंबर से वो रिमाइंडर हटाओ, तो जो नंबर बच रहे हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, इफ 2 टाइम्स ऑफ द डॉटर्स एज इन ईयर्स इज इंक्लूडेड टू द मदर्स एज, द टोटल इज 70, and if 2 times of mother's age is included to the daughter's age, the total is 95. So the mother's age is what? Assume, सबसे पहले assume करते हैं मैथ्स में, मदर की एज ए है, डॉटर की एज ए है, मदर की एज बी है। पहला इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स डॉटर्स एज मतलब 2a प्लस मदर्स एज प्लस बी इज इक्वल टू 70। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स मदर्स एज 2b प्लस डॉटर्स एज इज इक्वल टू 95। कल ही हमने देखा था, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करते हैं। इस सेकेंड इक्वेशन से a को लिख दो 95 माइनस 2b, है ना, 2b को इधर भेजो तो 95 माइनस 2b। अब इस a की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दो, 2 टाइम्स 95 माइनस 2b
प्लस बी इज इक्वल टू 70। सॉल्व इट, इससे बी की वैल्यू आएगी, फिर उसको ए पे डाल देना तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मदर्स एज मतलब 40 आ गया बी, और डॉटर्स एज इज 15। वेरी सिंपल। ये बताइए, सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50 years। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? अज्यूम, जो नहीं पता है उसको x मान लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे हो रहे हैं वो 3 years के इंटरवल में हो रहे हैं, तो नेक्स्ट जो एल्डर चाइल्ड होगा वो x+3 होगा, फिर 3 साल बाद x+6, फिर 3 साल बाद x+9, फिर 3 साल बाद x+12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 चिल्ड्रन निकालने थे, 3 साल का इंटरवल था, और इसके बाद आगे दिया है कि उनका सम 50 है। ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 50। एक्स 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 एक्स, तो ये सब टोटल होगा, ये सम होगा, 50 से कम होगा तो x इज इक्वल टू 4। वेरी इजी। आइडिया इज मैथ्स को ना रीड करना आना चाहिए। यंगेस्ट चाइल्ड x बनाया, एल्डर चाइल्ड में +3 करते जाओ, +3 +6 +9 +12, और 5 ही करने, देन सम कर दो तो यू विल गेट 4 एज द आंसर। Father said his son, I was as old as you are at present at the time of your birth। इसीलिए मैं बार बार डे 1 से बोल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, ताकि सिंसियरिटी से आप पढ़ो क्या लिखा है। फादर ने क्या बोला? I was as old as you are at present at the time of your birth। If the father age is 38 now, the son age 5 years back कितना होगा? नहीं पता सन का एज, तो लेट अस अज्यूम इट x। अब इधर लिखा है 5, if the father age is 38 now, the son age 5 years back was। I was as old as you at present at the time of your birth। तो इससे क्या हुआ? 38 minus x is equal to x। I was as old as you are at present at the time of your birth। तो फादर का एज 38 है, फादर एज 38 है, 38 से अपन सन का एज कम किया तो दैट इज इक्वल टू अगेन सन्स एज, तो x आ गया इससे 19, मतलब सन का प्रेजेंट एज हो गया 19। 5 साल पुरानी एज निकालनी थी तो वो 14। ऐसे सवालों में अक्सर 19 भी दिया होता है, कंफ्यूज नहीं करना है हमें। इन दी एंड पूछा था 5 years बैक एज क्या होगी, तो वो होगी 14। 19 माइनस 5 14। तो हमने सबसे पहले सन का प्रेजेंट एज निकाला x, इस स्टेटमेंट को मैथ्स में लिखा। आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, मतलब x एज है फादर की, कब? एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब आज जो एज है उतना फादर की एज से सबस्ट्रैक्ट करना है। फादर की एज आज 38 ईयर्स है, सन की एज x ईयर है। फादर ने सन को बोला आज तुम्हारी जो एज है ना, वो अगर मेरी एज से सबस्ट्रैक्ट कर दोगे तो दैट विल इक्वल टू योर एज। 38 माइनस एक्स, फादर की एज से सन की एज सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सन की एज बन जाएगी। x 19 आया और इससे 14 हो गया। ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, 5-6 इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब अपन आरसी देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन स्टेटमेंट्स। ये भी 2020 में आया था। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। अब इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये ड्रॉ हो रहा है क्या? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ये ड्रॉ हो रहा है क्या? अब देखो 6 है तो इसमें तो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 भी हो गया 3 भी हो गया। तो जो 2 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल भी हो रहा है, तो वो 6 से भी होगा, एलसीएम 6। बट यहाँ तो 4 आ गया, 4 और 3 तो मैच होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। तो 2 एंड 3 करेक्ट है। ये अगर अपन मान रहे हैं तो 6 से सारे नंबर डिविजिबल होंगे, बिकॉज 6 इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 4 is not the LCM of 2 and 3. So the right answer here is only conclusion 1 follows. Only conclusion 1 follows. Second में 4 आ गया, 4 2 and 3 का LCM नहीं है तो नहीं होगा। Okay. Now people will invest in education whenever they are granted the economic freedom to fully enjoy its benefits. आप एजुकेशन में तब इन्वेस्ट करोगे जब आपको वो इन्वेस्ट किया है उसका फायदा भी हो। Again, this is for the obvious reason that the return on education increases as the level of economic freedom rises। तो ये एक ऑब्वियस रीजन है कि एजुकेशन पे रिटर्न तब ज्यादा मिलता है जब इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, वहां पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम राइजेस। व्हेन पीपल थैंक टू लोअर टैक्स रेट्स आर अलाउड टू रिटेन मोस्ट ऑफ द हायर इनकम दैट दे गेन फ्रॉम ईच इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, इट मेक्स एमिनेंट सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। मतलब कि आपने एजुकेशन ज़्यादा किया, एजुकेशन ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा इनकम हुआ,
और उस इनकम से आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा रहा है, आप ज़्यादा पैसा उस जो कमाया है उसको अपने पास रख पा रहे हो। तो इससे क्या होता है, एमिनेंट सेंस है टू इन्वेस्ट। आप मोटिवेट हो गए कि मेरे को ज़्यादा एजुकेशन करना है, ज़्यादा पैसा होगा और वो टैक्स में भी नहीं जाएगा तो मेरे को फ़ायदा होगा। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, when the government decides to tax the higher income of educated individual at even higher rates, मतलब ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्सेशन लगेगा, एजुकेशन ज़्यादा किया, ज़्यादा कमाया और ज़्यादा ही टैक्स होने लग गया है। इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेटिंग वन सेल्फ फर्दर। तो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आगे पढ़ के क्या करना, टैक्स तो बहुत लग जाएगा, तो कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। The same incentives apply to parents who decide on whether to invest in their children's education. अब पेरेंट्स को भी लग रहा है एजुकेशन से इतना फायदा नहीं हो रहा है तो वो एजुकेशन में उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे पेरेंट्स। तो ये पैराग्राफ है, हमने जो भी पढ़ा ना वो इस पैराग्राफ के विदिन ही रखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी। आरसी का नंबर 1 रूल होता है। अब देखो, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, इसमें क्या अज्यूम किया गया है। Lower tax rates in a country invariably translates into greater investment in higher education। मतलब जिस कंट्री में टैक्स रेट बहुत कम है तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ ऐसा तो स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि हायर एजुकेशन वालों में, हायर इनकम वालों में टैक्स रेट कम है, एक जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया कि लोअर टैक्स रेट इन अ कंट्री मतलब ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। जबकि यहाँ क्या लिखा था, हायर इनकम पे अलाउड रिटेन गेन इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन पे, हायर इनकम इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन में। तो ये थोड़ा मतलब ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है इस स्टेटमेंट को। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन में तो बच्चों को इकोनॉमिक फ्रीडम हो जाएगी। जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ तो बस यही लिखा है कि टैक्सेशन कम होगा हायर एजुकेशन में तो हायर एजुकेशन में लोग मोटिवेटेड होंगे, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। यस, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसमें ना एक और प्रॉब्लम है, जैसे जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको आप रॉन्ग करके बताओ। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया जो मतलब फंडामेंटली ही गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम दे रहे हैं तो उससे ह्यूमन कैपिटल खराब हो रहा है, जबकि हम हमेशा ये बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल दो तो इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है तो ह्यूमन कैपिटल बनता है। ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। तो दिस इज राइट। पहले दो अज्यूम्स क्लियर कट नहीं है, सो द राइट आंसर इज ओनली 3। दिस इज ओनली अजम्पशन, ये दोनों नहीं है। ये बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें भी ऐसा कुछ डायरेक्ट रेफरेंस अज्यूम नहीं किया था, तो ये दोनों नहीं होंगे। सी ओनली इज द आंसर। और उसका एक और मेजर रीजन ये भी है इसके करेक्ट होने का, क्योंकि इसको रॉन्ग करना बहुत मुश्किल है, तो ये तो करेक्ट होगा सी। ओके, सो इस तरीके से भी आरसीज में स्टेटमेंट्स देखने चाहिए कि किस स्टेटमेंट को अपन रॉन्ग कर ही नहीं सकते, तो फिर वो राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। ओके, सो दिस इज सी। सो ये आरसीज हैं, एचसीएफ एलसीएम के सॉल्यूशंस आप ये लगाइएगा। ऑलराइट, कंटिन्यूस को अपन रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन एवरेज परसेंटेज पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।